सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि अपने पिछले सेशन में हमने महान साहित्यकार श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन के कुछ पहलुओं को जाना था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरुआत करते हैं कठिन शब्दों के साथ और चलते हैं पृष्ठ 50 की अंतिम पंक्ति पर, जहां हमारा पहला शब्द है उम्मीदों। छोटा ऊ आधा म को बड़ी ई, द को ओ ऊपर बिंदी। उम्मीदों मीन्स आशाओं। अगला शब्द मिट्टी में मिलाता। असल में यह एक मुहावरा है। ये है मिट्टी में मिलना, यानी नष्ट होना, नष्ट करना आदि। इस पृष्ठ पर हमारा पहला शब्द है पैबंद। प को ए, ब के ऊपर बिंदी द। पैबंद मीन्स पैच। बढ़ते हैं अगले शब्द पर जो है उपाय। उपाय मीन्स प्लान्स। अगला शब्द अर्जी। ज के पैर में नुक्ता चिन्ह है, इसलिए इसको बोलेंगे ज को बड़ी ई ऊपर रेव। अर्जी मीन्स एप्लीकेशन। विनती। व को छोटी ई, न त को बड़ी ई। विनती मीन्स प्रार्थना। विज्ञान। व को ई, ज्ञ को आ, न। विज्ञान मीन्स साइंस। चित्रकारी। च को ई, त्र, क को आ, र को ई। चित्रकारी मीन्स पेंटिंग। आइए बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर जो है अरुचि। र को छोटा ऊ, च को छोटी ई। अरुचि मीन्स डिसलाइक। गणित। ग, अण्य को छोटी ई, त। गणित मीन्स मैथ्स। चित्रकला। च को ई, त्र, क, ल को आ। चित्रकला मीन्स पेंटिंग। संगीत। संगीत मीन्स म्यूजिक। अगला शब्द है स्वस्थ। आधा स व, आधा स थ। स्वस्थ मीन्स हेल्दी। अगली पैरा की पहली पंक्ति में शब्द है परंपराओं। प, र, आधा म, प, र को आ, ओ ऊपर बिंदी। परंपराओं मीन्स ट्रेडिशंस। रीति रिवाजों। र को बड़ी ई, त को छोटी ई। रीति। र को छोटी ई, व को आ, ज को ओ ऊपर बिंदी। रीति रिवाजों मीन्स कस्टम्स। लगाव। लगाव मीन्स अटैचमेंट। प्राचीन। प के पैर में पदीन, आ, च को बड़ी ई, न। प्राचीन मीन्स एंशियंट। अगला शब्द चाबी के गुच्छों, यानी बंच ऑफ कीज। बढ़ते हैं अगले पैरा की ओर जहाँ शब्द है उपनयन संस्कार। स के ऊपर बिंदी, आधा स, क को आर। उपनयन संस्कार मीन्स मुंडन रस्म। नेक्स्ट शब्द है नौबत। न को बड़ा औ, ब, त। नौबत मीन्स बारी या मौका। ये हम वाक्य के अनुसार इसका अर्थ करेंगे। उत्सव। उ आधा त, स, व। उत्सव मीन्स फंक्शन। और अंतिम शब्द है खुदरे पैसों, यानी चेंज। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर जहां हमारा पहला शब्द है नोटबुक। नोटबुक मीन्स कॉपी। जिल्द। ज को छोटी ई, आधा ल, द। जिल्द मीन्स बाइंडिंग। खगोल विज्ञान, यानी आकाश मंडल की शिक्षा। अगली पंक्ति में बढ़िए जहाँ शब्द है तैराकी। तैराकी मीन्स स्विमिंग। टट्टू। ट, ट के पैर में हलंत, ट को बड़ा ऊ। टट्टू मीन्स पोनी। देहात। द को ए, ह को आ, त। देहात मीन्स गांव या विलेज। चलिए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। यहाँ शब्द है भविष्य। भ, व को छोटी ई, आधा श, य। भविष्य मीन्स फ्यूचर। सुझाव। स को छोटा ऊ, झ को आ, व। सुझाव मीन्स सजेशन। मैट्रिकुलेशन। म को ए, ट के पैर में पदेन, छोटी ई, क को छोटा ऊ, ल को ए, श, न। मैट्रिकुलेशन मीन्स 10वीं की परीक्षा। कानून की पढ़ाई। कानून की पढ़ाई मीन्स स्टडी ऑफ लॉ। चुस्त। चुस्त यानी एक्टिव। आधुनिक। आ, ध को छोटा ऊ, न को छोटी ई, क।
आधुनिक मीन्स मॉडर्न। अगला शब्द वक्त, व आधा क त, वक्त मीन्स टाइम। समुद्री जहाज, स म को छोटा उ, द के पैर में पदेन बड़ी ई समुद्री, ज ह को आ, ज के पैर में नुक्ता चिन्ह। समुद्री जहाज मीन्स शिप। अंतर, अंतर मीन्स डिफरेंस। किनारा, किनारा यानी छोर। बालपन, बालपन यानी बचपन। तो आइए पठन कार्य के लिए एक बार फिर से चलते हैं पृष्ठ 50 की ओर। मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे। मैं तब 8 साल का था। एक बार बरसात का मौसम था। सड़कों पर कीचड़ भर गया था। मैं चाह रहा था कि वहाँ मास्टर जी न आ पाएं, लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर उनका पैबंद लगा काला छाता दिख ही पड़ा था। बच्चों, यहाँ द को बड़ी ई है, आपको इसकी करेक्शन करके द को छोटी ई करनी है। अब कोई उपाय नहीं था। मुझे नींद भी आने लगी थी। बात यह थी कि उनके जाते ही मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। अरे, बारिश का मौसम! यह मौसम देखकर तो बच्चों का मन चंचल हो जाता है। वह सब काम छोड़ इस मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं। ऐसा लेखक भी चाहता था, लेकिन मास्टर जी को आते देख उसकी सभी उम्मीदों पर जैसे पानी ही फिर गया। शुरू शुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था। सुबह सत्य और सोमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देखकर मैं भी रोता गिड़गिड़ाता। बच्चों, यहाँ भी आपको एक करेक्शन करनी है। यहाँ आ की मात्रा नहीं है, आपको ड़ के साथ आ की मात्रा लगानी है। बढ़ते हैं आगे। आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो। वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल न जाने के लिए रोओगे। शुरू शुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था। सुबह सत्य और सोमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देखकर मैं भी रोता गिड़गिड़ाता। यहाँ बच्चों आ की मात्रा ड़ के साथ नहीं है, ये आपको स्वयं लगानी है। आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो। वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल न जाने के लिए रोओगे। ऐसा कहने का उनके मास्टर जी का क्या भाव था, आइए अगले पैरा को पढ़कर जानते हैं। और सचमुच वह दिन जल्दी ही आ गया। पहले ही दिन से मुझे स्कूल से नफरत हो गई। प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना मुझे खराब लगता था। मैं स्कूल से छुट्टी के उपाय सोचता। जो मुंशी जी मेरे भाइयों को अरबी फारसी पढ़ाते थे, उनसे छुट्टी के लिए क्लास टीचर को अर्जी लिखवाने की विनती करता। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे मज़ा आता था। अपने भाइयों को स्कूल जाते देख लेखक भी स्कूल जाने के लिए व्याकुल तो था, लेकिन जल्दी ही उसका मन स्कूल जाने से उचाट हो गया, क्योंकि वह बंदिश में रहकर नहीं पढ़ सकता था। उसे तो प्रकृति के खुले आकाश में पढ़ना अच्छा लगता था। उन्हीं दिनों मैं कविता भी लिखने लगा। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता। सत्य और सोमेंद्र ने वे कविताएं पढ़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर मेरे शिक्षकों ने भी वे कविताएं पढ़ी और तारीफ की। यह बात पिताजी के पास भी पहुंची। उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुरा पड़े। इससे ये पता चलता है छोटी आयु में ही लेखक को कविताएं लिखने का शौक था। आइए आगे बढ़ते हैं। स्कूल में अरुचि होने के बावजूद भी मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही। घर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाए जाते। शरीर को स्वस्थ बनाने पर जोर दिया जाता।
घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते, तरह तरह के लोग घर आते रहते। कोई भालू नचाता, कोई सांप का खेल दिखलाता, कोई नाटक दिखाता, कोई बाजीगरी दिखाता। ये सब देखकर हमें बहुत मज़ा आता। ये पढ़कर हमें यह पता चलता है कि लेखक को स्कूल जाकर पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। और ये भी पता चलता है कि लेखक एक समृद्ध परिवार से संबंध रखता था, इसलिए उसके मनोरंजन के सारे इंतज़ाम घर पर ही कर दिए जाते थे। आइए आगे पढ़ते हैं। हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। मुझे रामायण और महाभारत से तो लगाव हो ही चुका था, अब प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को भी पढ़ने की रुचि जागी। वे किताबें सोने वाले कमरों में अलमारियों में बंद रहती थीं। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी के छोर से बंधे चाबी के गुच्छों को चुराना भी पड़ता था। जब पिताजी यात्रा पर गए होते, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता, उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता। टैगोर बचपन से तो कविताएं लिखते ही थे। धीरे धीरे उनमें किताबें पढ़ने की रुचि और बढ़ने लगी, इसीलिए वे चुपके से पिताजी के कमरे में जाकर अक्सर किताबें पढ़ते थे। तो बच्चों, आगे के पठन कार्य में हम टैगोर जी से संबंधित एक प्रसिद्ध स्थान शांति निकेतन के बारे में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। जब मैं 12 वर्ष का था, मेरा उपनयन संस्कार किया गया। केसरिया कपड़े पहनकर और सिर मुंडाकर कमरे में गायत्री का जाप करने में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं सिर्फ इस बात से परेशान था कि मुंडे सिर से मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उत्सव समाप्त होने पर पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम कुछ महीनों के लिए मेरे साथ यात्रा पर जाना पसंद करोगे? मुंडन संस्कार के बाद लेखक को इस बात का डर था कि सब मित्र उन्हें चिढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा समय ही नहीं आया क्योंकि उन्हें अपने पिताजी के साथ यात्रा पर जाने का मौका मिला। घर से निकलकर यात्रा पर जाने से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं पिताजी के साथ पहले शांति निकेतन गया। पिताजी के नज़दीक आने का यह पहला मौका था। पिताजी मुझे छोटे मोटे काम करने को कहते। मैं उनकी घड़ी में चाबी देता, उनके खुदरे पैसों को संभालता, भिखारियों को भीख देता। लेखक को अपने पिताजी के साथ रहना और उनके काम करना बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चों, आगे हम जानेंगे कि शांति निकेतन में रहते हुए टैगोर जी ने यानी लेखक ने अपना समय कैसे व्यतीत किया। वहीं मुझे यह पता चला कि कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं है। मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे ज़मीन पर बैठ जाता, सामने अपने पैर फैला देता और लिखने लगता। मेरी नीली नोटबुक फट गई थी। अब मेरे पास पक्की जिल्द वाली एक नई नोटबुक आ गई थी। कुछ दिन बाद हम अमृतसर गए। वहाँ 1 महीना ठहरे। पिताजी मुझे अंग्रेज़ी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत व खगोल विज्ञान पढ़ाते। वे सादा खाना खाते, जो मुझे भी अच्छा लगता था। इस यात्रा में पिताजी का दूसरा ही रूप देखने को मिला, जबकि अपने जन्म स्थान जोड़ासांको में हम लोग उनसे डरते थे। तो बच्चों, लेखक को शांति निकेतन का वातावरण बहुत अच्छा लगा और साथ ही इस यात्रा के दौरान अपने पिताजी के साथ रहते रहते उन्हें नज़दीक से जानने का मौका भी मिला। घर लौटकर मैं अपनी यात्रा के किस्से सबको सुनाया करता। माँ को मुझ पर बड़ा गर्व होता। घर में मेरा भाई ज्योतिरिंद्र और भाभी कादम्बरी मुझे कविता से जुड़ने में मदद करते। माँ की मृत्यु के बाद
बड़ी बहन सौदामिनी मेरा ध्यान रखने लगी। नाटक और संगीत के अलावा ज्योतिरेंद्र की रुचि घुड़सवारी और तैराकी में भी थी। वह मुझे घुड़सवारी और तैराकी सिखाते। एक बार वह मेरे लिए किराए का एक टट्टू ले आए। मैं उस पर चढ़कर देहात की ओर निकल गया। मैं उस पर से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि दादा को भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा। बच्चों, यहाँ क्योंकि से पहले की आया है, इसको आपको कट करना है। माँ की मृत्यु हो जाने के बाद इनके भाई व बहन ने ही इनकी देखभाल की। घर में सबसे छोटे होने के कारण इनके शौक जैसे कविताएं लिखने आदि में सब इनकी मदद भी करते थे। इनके बड़े भाई ने इन्हें तैराकी और घुड़सवारी भी सिखाई। ज्योतिरेंद्र दादा नाटक लिखा करते थे। नाटक के लिए गीत मुझसे लिखवाते। नाटक के बीच जब वे गीत गाए जाते तो सबको आश्चर्य होता कि एक कम उम्र के लड़के ने यह गीत लिखा है। मैं 16 साल का हो गया था। मेरे भाई बहन मेरे भविष्य को लेकर चिंता करने लगे थे। भाई सत्येंद्र नाथ ने सुझाव दिया कि मुझे इंग्लैंड भेज दिया जाए। मुझे वहाँ मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी। इससे पहले चुस्त और आधुनिक बनने के ख्याल से मुझे अहमदाबाद में सत्येंद्र दादा के पास रहना पड़ा। अहमदाबाद और मुंबई में 6 महीने रहने के बाद मेरे इंग्लैंड रवाना होने का वक्त आ गया। 20 सितंबर 1878 की शाम के 5 बजे मैं पूना नाम के समुद्री जहाज़ से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। डेक की रेलिंग के पास अकेला खड़ा मैं जीटी और जहाज़ के बीच का बढ़ता हुआ अंतर देखता रहा। अचानक मुझे उदासी ने घेर लिया। मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं, अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था। मैं फौरन डेक से हट और अपने केबिन में जाकर लेट गया। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद टैगोर जी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाते हुए अपनी मातृभूमि भारत, जहां उन्होंने अपना सारा बचपन बिताया था, उससे दूर होते हुए उन्हें दुख की अनुभूति हो रही थी। और अंत में शिक्षा। मनुष्य के मन में जब तक बालपन रहता है तब तक वह मन से खुश रहता है। इसका भाव यह है कि बचपन बड़ा स्वच्छंद होता है। तब इस उम्र में सब अटखेलियाँ करते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन बड़े होने पर कई प्रकार की जिम्मेदारियां हमें घेर लेती हैं जिन्हें हमें पूरा करना पड़ता है। तो बच्चों, ये थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की कलम से लिखी गई उनकी आत्मकथा, जिसे सार के रूप में आपको अपनी नोटबुक पर स्वयं करना है। धन्यवाद।